हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 1। सो फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने बिजनेस पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, उसका फ्लो देखा था, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उसका पूरा प्रोसेस देखा, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा था। अभी हम बाकी के जितने टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। सो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको जब भी नया लेक्चर आए आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम स्कोप ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के साथ। तो आप स्क्रीन पर फ्लो देख सकते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसके बाद आता है इंटरनल एनवायरनमेंट एंड देन फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन फाइनली इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप देखेंगे वो फैक्टर्स आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को भी अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स में जैसे इंटरेस्ट रेट्स हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, परचेजिंग पावर हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में जैसे कि कस्टमर का लाइफस्टाइल प्रेफरेंस, डेमोग्राफिक चेंजेस और सोशल ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल में जैसे टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, बिजनेस मॉडल्स में नए बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं जो टेक्नोलॉजी वाइज चेंज होती रहती हैं। तो अगर दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनने अडॉप्ट कर लिया और आपने नहीं की, तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये अफेक्ट कर सकते हैं। लीगल फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लॉज और रेगुलेशंस में कोई चेंजेस आ जाता है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर आ जाता है लीगल। ओके, सो सॉरी, लीगल हमने कवर अप कर लिया। फिर आता है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स है मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटर्स है उनको भी एनालाइज करना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर्स ऐसा क्या अच्छा दे रहे हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनकी प्राइसिंग कैसी है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और ये सब जो है ये सारी चीज़ें बनती हैं स्ट्रैटेजी एनालिसिस का पार्ट। फिर आ जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का पार्ट है। ठीक है, मतलब किस तरह से वो फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि रिसोर्सेज हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बिफोर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी। फिर आ जाती है कैपेबिलिटीज़, क्या ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम कर पाती है या नहीं कर पाती, या फिर कोई अगर हम चीज़ सोच रहे हैं वो फ्यूचर में उस पर काम कर पाएंगे हम कि नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे पास उतना फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो हम कैसे उसको पिक और कर सकते हैं। फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स वगैरह हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो क्या सही हैं या नहीं है, मतलब किस तरह की हैं, क्या वो हम जैसे डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में मूव करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। फिर आ जाते हैं ऑपरेशंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज को कितनी इफेक्टिवली डिलीवर कर रही है। ठीक है, फिर हो गई मार्केटिंग, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर तक कैसे रीच कर सकती है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें क्या बता रहा है, आउटसाइड सिचुएशन बता रहा है, और वहीं इंटरनल एनवायरनमेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपको, एक्सटर्नल सिचुएशन मतलब उसकी कैसी है, या फिर कह सकते हैं आउटसाइड। ठीक है, इंटरनल इंटरनल। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की खुद की पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं, यहाँ पे आपके मेनली 3 लेवल्स होते हैं। पहला कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। अब इन तीनों को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, लेक्चर के एंड में समझेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। तो स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर, कल्चर, रिसोर्सेज और लीडरशिप की ज़रूरत होती है। अगर स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है बट ऑर्गेनाइजेशन के पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सिमिलरली लीडरशिप का भी रोल रहता है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को जो भी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग गाइड करना, मोटिवेट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल।
सो ऑर्गेनाइजेशन को मेजर करना होता है कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड लेवल से बेटर हुई है या फिर नहीं हुई है। सो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और करेक्टिव एक्शंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। सो अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस में डिफरेंस है तो मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शंस लेने होंगे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। घुमा फिरा के वही सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या है, तो आप ये सारे अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस, स्कोप, ये सारी चीज़ें आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पे। मेरा काम है पढ़ाना, तो फिर मैं इंपॉर्टेंस को भी कवर अप कर दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगेन इट्स प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्रोवाइड क्या करती है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे? मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है। फिर इट हेल्प्स इन फेसिंग एनवायरमेंटल चेंज। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के देखा जाए तो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, वो चेंज होता रहता है और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर पोजीशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। फिर आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं तो आप जो भी रिसोर्स वगैरह हैं उनका वेस्टेज कम हो जाता है और उसको प्रॉपरली और एफिशिएंटली वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। फिर से वही पॉइंट आया यहाँ पे। सो जो भी मैनेजर्स के डिसीजंस हैं उनको बेटर वे में लेने में हेल्प करता है। फिर आ जाता है इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मतलब इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी जो भी होती हैं वो एक अच्छा परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है। मतलब बेसिकली आप अगर अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उससे क्या होगा? बेटर परफॉर्मेंस होगा। फिर आ जाता है इंकरेजेस इनोवेशन। सो जो भी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन को न्यू आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़ और बिजनेस मॉडल्स को एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज करती है। फिर आ जाता है इट इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सो फाइनली जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। सो अगर एग्ज़ाम में आए कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आप ये 8 हेडलाइंस यूज़ कर सकते हैं और हर एक हेडलाइन को 2-3 लाइंस में आराम से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं बेसिक क्वेश्चंस पर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रैटेजी। तो बेसिक क्वेश्चन सबसे पहला तो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपनी करंट पोजीशन समझनी है। क्या हमारे पास रिसोर्सेस हैं कि नहीं है, हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है, स्ट्रेंथ हमारी क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। सो पहले हम देख रहे हैं कि वेयर आर वी नाउ। नेक्स्ट आता है व्हाट डू वी वांट टू सॉरी वेयर डू वी वांट टू। मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि फ्यूचर में उसे क्या अचीव करना है, यानी कि जो डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन है वो कैसा चाहती है। फिर आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल वी गेट देयर। मतलब अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। अब हमें वहाँ पहुँचने के लिए कैसे क्या करना है, तो फिर हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपकी जो करंट पोजीशन है, करंट पोजीशन से आप अपने डिज़ायर्ड पोजीशन तक कैसे जाएंगे, ठीक है, वो हम कहाँ फिगर आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सो यहाँ पे स्ट्रैटेजी को रोल आ जाता है। स्ट्रैटेजी का रोल आ गया। अब हाउ विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब आपने एक बार स्ट्रैटेजी बना ली, अब आपको देखना है कि आप उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, तो सिस्टम कैसे डेवलप होंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर फिफ्थ इज़ हाउ विल बी नो वेदर वी सक्सीडेड। तो फाइनली सक्सेस मेजर कैसे करेंगे, कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यूज़ होंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, और अगर डिफरेंस है तो करेक्टिव एक्शंस क्या होगा। सो ये सारे आपके 5 क्वेश्चंस हैं दैट प्रोवाइड्स अ सिंपल फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। अब हम आ जाते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी पे, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। मैंने बोला था कि हम उसको कवर अप करेंगे। सो ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस इन इन लेवल पर लिए जाते हैं। सो ये सारे लेवल अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है
कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल मतलब यहाँ पर है, कॉर्पोरेट लेवल का क्वेश्चन है कि वेयर शुड बी कम्पीट, यानी ऑर्गेनाइजेशन को कौन से बिजनेस या इंडस्ट्री में ऑपरेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वो ऑटोमोबाइल्स में ऑपरेट करेगी, टेक्नोलॉजी में एक्सपैंड करेगी, या किसी कम्प्लीटली न्यू इंडस्ट्री में एंटर करेगी। सो ये जो डिसीजंस होते हैं ये क्या होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस लेवल, मतलब हाउ शुड बी कम्पीट। यहाँ पर सपोज कंपनी ऑटोमोबाइल बिजनेस में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। अब क्वेश्चन होगा कि कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट कैसे compete करें, लो प्राइस रख दें हम तब अच्छे से मतलब ज़्यादा मार्केट शेयर ले पाएंगे, या फिर बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना चालू कर दें कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे compete ही ना कर पाए, या फिर कुछ नई चीज़ जैसे इनोवेशन वगैरह ला दें, ब्रांड के इमेज को और अच्छा कर दें, या फिर कस्टमर सर्विसेज को और अच्छा बढ़ा दें। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज बन रही होती हैं ये बनती हैं बिजनेस लेवल पर। अब फाइनली द लास्ट वन इज़ द फंक्शनल लेवल, हाउ शुड ईच फंक्शन सपोर्ट द स्ट्रैटेजी। अब मान लीजिए बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई है, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट को स्ट्रैटेजी सपोर्ट करनी है। मार्केटिंग क्या करेगा, फाइनेंस क्या करेगा, एचआर क्या करेगा, ऑपरेशन क्या होगा। सो ये क्या हो जाता है, फंक्शनल लेवल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी की स्ट्रैटेजी इनोवेशन पर बेस्ड है तो फाइनेंस को R&D के लिए जो फंड्स एलोकेट करने होंगे, और जो भी HR है उसको स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हायर करने होंगे। मार्केटिंग जो हो गई, ठीक, उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक कम्युनिकेट करना होगा। ऑपरेशंस को न्यू प्रोडक्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करने होंगे, यानी जो भी फंक्शनल लेवल की स्ट्रैटेजी का रोल आ जाता है यहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट्स इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं हम। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, वेयर शुड बी कम्पीट, मतलब हमें कहाँ जाना है, किस लेवल पे कम्पीट करना है, मतलब जो मेजर डिसीजंस होते हैं, ठीक है, वो कौन लेता है, कॉर्पोरेट लेवल पे लिए जाते हैं। बिजनेस लेवल पर कि हमें हो मतलब हमें आपने सोच तो लिया कि हमें यहाँ करना है, अब हमें करना कैसे है, मतलब एग्जीक्यूशन वाला लेवल आ जाता है आपका बिजनेस लेवल। फिर फंक्शन लेवल जो फाइनली जिसमें हम डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि वो सब एक साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे होते हैं आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो लेक्चर 1 था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले था बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। तो बिजनेस पॉलिसी बेसिकली गाइडलाइंस फॉर द मैनेजरल डिसीजंस होती हैं। फिर आ जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें फॉर्मुलेशन प्लस इम्प्लीमेंटेशन प्लस इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद हमने मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस देखा, जिसमें एनालिसिस से चालू हो गए ही ये, फिर फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर नेचर की बात करें तो नेचर में आ जाता है फ्यूचर ओरिएंटेड, एक सेकेंड, नेचर वाला, ओके। सो क्या आ जाता है, फ्यूचर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, डायनेमिक इन नेचर, कंटिन्यूस, ऑर्गेनाइजेशन वाइड, एनालिटिकल, एक्शन ओरिएंटेड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमने लेवल्स देखे थे, जिसमें आ जाता है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 1, और हमने बिजनेस पॉलिसी का मीनिंग और पर्पस समझा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट को समझा, और बाकी जो भी सारे टॉपिक्स थे वो सारे देखे। अब फाइनली ये लेक्चर का एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ अब मिलेंगे, जिसमें हम और बाकी नए टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सो टिल देन, subscribe to the channel and stay connected for upcoming lectures. Keep learning, keep improving and growing. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy and please revise the lectures, जो कि आपका पहला वाला लेक्चर था, और ये आज का लेक्चर भी रिवाइज कर लेना ऑल टुगेदर, दोनों को एक साथ एक बार फिर से सुन लेना, सो दैट आपको एग्ज़ाम टाइम पे इतनी हड़बड़ाहट ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।